नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से हम यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब किन किन प्रश्नों पर आपत्ति हो रही है, कॉमन अंक मिलने की संभावना कितनी है और कितने प्रश्नों पर है, इसके अलावा दोनों ही शिफ्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में किसको फायदा मिलेगा और कितने कैंडिडेट्स लगभग लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, कितने और कितना आपका लगभग यहाँ पे सेफ स्कोर हो सकता है। कट ऑफ अब यहाँ पे ना बोल करके, क्योंकि कट ऑफ तो कोई है नहीं, कट ऑफ तो वो निर्धारित होगा जो सेफ स्कोर होगा और जितने आवेदन लिए जाएंगे उसमें कितने अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे तो वो सीटें खाली होंगी, या कह सकते हैं कि उसके स्थान पे और नीचे वाले मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो उसी तरह से जो मेरिट होगी या सेफ स्कोर होगा वो डाउन होगा या कट ऑफ जो है और कम जाएगा। इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछले एक वीडियो के माध्यम से। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे बिल्कुल सटीक जानकारी। बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जिनको या जो भी चीज़ें हैं एनालिसिस करने में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से गलती हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट 2 के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और नंबर घटे क्यों। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के नंबर कम हुए हैं, 1, 2 और 3 नंबर तक, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक उनके कम हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा, आंसर की आप सभी ने चेक कर लिया होगा। एक मास्टर आंसर की दे रखा है इन्होंने शिफ्ट 1 में जो है क्वेश्चन पे जो सीरीज ए वाला है और शिफ्ट 2 में जो है सीरीज बी वाला, वही आपका मास्टर आंसर की है। उसके बाद आपको अपने संबंधित जो आपका सीरीज है उससे मिलान करना है प्रश्नों को, प्लस ऑप्शन भी देखना है क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे करके दिए हैं। प्रश्न भी आगे पीछे है और ऑप्शन भी ऊपर नीचे करके दिए हैं। प्रश्न तो बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन उनके ऑप्शन जो है चेंज है। मान लीजिए सीरीज शिफ्ट 2 की सीरीज बी में मान लीजिए 10वें क्वेश्चन का आंसर सपोज दैट बी सही है, तो मान लीजिए आपके सीरीज एच में या सीरीज बी में मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका है 72 और उसमें हो सकता है वो आंसर सी वाले में दिया हो वो करेक्ट आंसर। तो आंसर आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुली चेक करिएगा। और मैंने सिर्फ एक जो है शिफ्ट 1 की एक जो है डी सीरीज की मैंने आंसर की प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद कोई आपकी रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड अगर आपकी होती है तो मैं सभी दोनों शिफ्ट के सभी सीरीज की एक बार आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा। 2-2.5 घंटे में मैं पूरी बना करके एक अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा समय नहीं, 2 घंटे का आप समय देंगे, मैं दोनों शिफ्ट का सभी सीरीज के लिए आंसर की बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेज है उसे लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं जो कुछ भी आपको पोस्ट करूंगा वहीं पे करूंगा। ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कह रहा हूं कि जिनके पास ट्रिपल सी न हो आप तुरंत, मैं परसों से क्या लगभग 4 दिन से मैं कह रहा हूं ट्रिपल सी सभी लोग कर लीजिए। अभी सेफ कट ऑफ सेफ स्कोर के आप परेशान हैं और जिनके पास ट्रिपल सी अगर नहीं हुआ ना, सब कुछ होते हुए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे लेखपाल भर्ती के लिए, तो ट्रिपल सी तुरंत कर लीजिए। हर महीने आवेदन होते हैं। अगर 15 तारीख से पहले आवेदन कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको महीने में एग्जाम देने को मिल जाते हैं। अगर 15 के बाद आवेदन करते हैं तो उसके वाले अगले महीने में आपको एग्जाम देने को मिलते हैं। और अगर आपने एग्जाम आपका अगर फर्स्ट वीक में हो गया तो आपका नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। और अगर एग्जाम आपका लेट हुआ है मंथ के तो उसके नेक्स्ट वाले के नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट आता है। तो तुरंत कर दीजिए आवेदन। मैं तो बस आप सभी से यही कहूँगा। मैं लगभग 29 अगस्त से लगातार कह रहा हूँ, 29 या 30 अगस्त से, तो लगभग यहाँ पे 4 दिन से मैं कह रहा हूँ तुरंत आप आवेदन कर दीजिए। ये आपका सितंबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। सर्टिफिकेट भले ही डीगे लाकर में 2-2.5 महीने बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, एक ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आपका एलिजिबल होगा, कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट 2 का देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट है मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है प्रश्न आपका जोजिला बुर्जिल दर्रा वाला, उसमें जो है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए हैं। एक तो आपका ये हो गया और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है एक जो राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें भी जो है जेल जो होता है वो नहीं सम्मिलित है। इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न गलत हुए हैं। जेल में आप देखते होंगे जिला जेल भी होता है, सेंट्रल जेल भी होते हैं, केंद्रीय जेल भी होता है। एक जो संविधान की मुख्य विशेषता वाला है प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न बहुत आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, बहुत आसान सा प्रश्न था लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया उसको, सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश वाला वर्जन उसका नहीं पढ़ा, इसकी वजह से। ग्राम पंचायतों के गठन वाला जो प्रश्न था वो आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं।
त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न गलत कर दिया है। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश में मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ साथियों कि आपको वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो गद्यांश में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर देना होता है। जिन्होंने अपने तरफ से सोचा है वहाँ पे 100% मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न गलत हो गए हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको अपने से खुद से वहाँ पे नहीं सोचना था। जैसे एक हस्तमलक बहुत ज़्यादा प्रश्न, मतलब 70-80% लोगों के प्रश्न गलत हो गए हैं, जबकि उसमें सिंपल सा था कि आपको गद्यांश के अनुसार उसका उत्तर देना था। हस्तमलक का कोई स्वतंत्र अर्थ थोड़ी पूछा गया था, वो लिखा ही रहता है ना कि गद्यांश के आधार पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्नों के उत्तर दें। फिर वहाँ पे खुद से वहाँ पे नहीं सोचना था, वहाँ पे गद्यांश के अनुसार। हाँ, कुछ प्रश्नों में होते हैं जहाँ पे स्वतंत्र रूप से भी पूछ दिए जाते हैं गद्यांश के अंतर्गत भी, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से। इसके बाद देखिए दोस्तों, और कौन सा प्रश्न था आपका, थोड़ा सा रुक जाएं। एक जो है नव काले 12 उत्सव, इसका आंसर तो मतलब क्लियर हो गया था, लेकिन ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के गलत हुए हैं। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, अब ये प्रश्न भी गलत हुआ है बहुत सारे लोगों का। गद्यांश में कई प्रश्न गलत हो गए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 1 से 2 प्रश्नों पर ही आपत्ति की जा सकती है, और कॉमन अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस चीज़ की गारंटी दोस्तों मैं तो नहीं आश्वस्त हो पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद जो है 1 या 2 प्रश्नों में कुछ परिवर्तन या फिर कॉमन अंक के लिए आयोग जा सकता है। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और मैं खुद भी ऑब्जेक्शन के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप खुद से अगर आप क्वेश्चन डिसाइड कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको जितने हो पाएंगे 2-3 क्वेश्चंस। बाकी मुझे कोई क्वेश्चंस लग नहीं रहा दोस्तों कि जहां पर कॉमन अंक आयोग देने वाला है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में 15-20 सेकेंड के लिए कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी 20 सेकेंड तक लगभग। इसके बाद देख लीजिए, हम लोग शिफ्ट 1 में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। शिफ्ट 1 में देखिए, एक जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 को सही माना गया है। 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं, भले ही 104वां संविधान संशोधन करके इंडो आंग्ल को हटा दिया गया है, लेकिन आयोग ने जो है उसी प्रश्न को सही माना है 552 को। हस्तमलक वाला हमने बता दिया आपको, गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर करने थे। इसके अलावा देखिए, और मैं फिर से वही दोस्तों वही बात शिफ्ट 1 के लिए भी कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि आयोग जो है किसी प्रश्न के लिए कॉमन अंक के लिए जाएगा। लेकिन आप ऑब्जेक्शन करिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्शन करिए। जन स्वास्थ्य स्वच्छता वाला बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जहाँ पर कोई आंसर परिवर्तन होने वाला था। इसके अलावा अंग्रेजी में देखिए, जो एक प्रश्न था ना, पंडित नेहरू इंजॉयड, उस प्रश्न में जो है मैंने भी जो आंसर किया था एक्सपेक्ट, वो गलत हुआ है हमारा भी। और मुझे लग रहा था कि इस प्रश्न में कॉमन अंक के लिए जा सकता है, लेकिन आयोग ने बहुत सटीक इसका आंसर दिया है, जो ऑप्शन है कि डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्योंकि इंजॉयड के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो रीडिंग राइटिंग बुक्स भी आ गया था, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल एविल्स भी आ गया था, रजिस्टिंग टिरानी ये भी आ गया था, तीनों ही पॉइंट्स आ गए थे। तो उसके अनुसार जो है ये डी उसमें जो एक ऑप्शन था ना, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा था। एक तो यहाँ पर बहुत सारे नहीं बल्कि 99% लोगों के ये प्रश्न गलत हुए हैं, 99। और मुझे लग रहा था शायद ये प्रश्न जो है गलत हो, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन अंक के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आयोग की तरफ से कोई उम्मीद की जा सकती है। हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन के लायक जो भी प्रश्न बन सकते हैं आप उसे जरूर आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करिए। ठीक है साथियों, इसके अलावा और किसी प्रश्न में अगर आपको समस्या लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि और किसी प्रश्न में, और जो हिंदी वाला गद्यांश था उसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। जो हमने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई थी सिर्फ और सिर्फ, देखिए हमने हस्तमलक वाला आंसर बिल्कुल सही बताया था, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, जबकि 95% लोगों ने दूसरा आंसर बताया था। किसी ने पास में रखी आंवले की तरह, देखिए हस्तधर आंवलक, इसका करेक्ट अगर ऐसे स्वतंत्र अर्थ देखेंगे तो हाथ में रखे आंवले की तरह,
और गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ क्या हो गया था, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो जो लोग पास में रखे हाथी के लिए जो बता रहे थे ना, पता नहीं कैसे उनको समझ में आ रहा था, पूरी तरह से गलत था वो। वैसे भी ये प्रश्न बहुत आसान था, बस यहाँ पे हस्ती होता है हाथी के लिए, हस्त होता है हाथ के लिए। तो ये प्रश्न बहुत आसान था मेरे हिसाब से, और सबके लिए भी ये प्रश्न आसान होना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी तैयारी में या जो भी चीज़ें लापरवाही रह गई दोस्तों, उसे हम लेखपाल भर्ती के लिए दूर करेंगे। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत लंबे चौड़े आपको बहुत बड़ा कोई कोचिंग या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई यूट्यूबर हूँ, लेकिन जितना भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन तक जो है पूरे पूरे वहाँ पे आप आशा कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। इतना मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से रेगुलर बने रहिए, और हम आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट्स और जिस प्रकार से भी आपको वन लाइनर की तरह कोशिश करेंगे कि वन लाइनर से क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट हो पाते हैं। बाकी आंसर की जो आयोग ने दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इन्होंने सभी सीरीज की आंसर की नहीं दी है, बस इतना ही इन्होंने परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इन्होंने, एक एक आंसर की मिलाने में घंटों लग जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब पीईटी में उन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो किसी न किसी रोजगार पर पहले से होंगे, सरकारी नौकरी पर 2022 2400 2800 के ग्रेड पे 1800 के ग्रेड पे पहले से होंगे, तो वे फिर से लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि पीईटी लोअर हो गया या फिर अन्य जो है अच्छी जो भर्तियां निकलती हैं जिनके ग्रेड पे अच्छे होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं पीसीएस वगैरह की, तो वो लोअर का भी डाल देते हैं, तो उन्होंने इस वजह से पीईटी डाल दिया होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो शुरू के 1 लाख बच्चे होंगे ना, शुरू के 1 लाख बच्चे, मुझे लग रहा है उसमें से 60-70% बच्चे लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास CCC, जो लोग नहीं अभी भी कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेखपाल की भर्ती में, आप सभी को पता है कि जो पुरानी वाली भर्ती है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर 1,20,000 8,000 की वैकेंसी पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं, जो कि चेयरमैन साहब ने कहा है, तो मुझे लग रहा है कि मोर देन 2 लाख तक जिनकी मेरिट जो रैंक में होंगे, मेरिट में होंगे, वहाँ तक कोई परसेंटाइल नहीं बनने वाला। जो कह रहे हैं ना परसेंटाइल नहीं होता है, बल्कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मुझे लग रहा है कि 1 क्वेश्चन या बहुत अधिक होगा 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है। या तो शिफ्ट 1 को फायदा मिलेगा या शिफ्ट 2 को फायदा मिलेगा। नंबर किसी के कम नहीं होने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब किसके नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, ये तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे लग रहा है दोनों शिफ्ट बराबर है लेवल। कोई कह रहा है शिफ्ट 1 ईजी है, कोई कह रहा है शिफ्ट 2 ईजी। जिसका जो शिफ्ट था उसको कह रहे हैं कि हमारा शिफ्ट हार्ड था, दूसरा वाला शिफ्ट ईजी था। और मैंने दोनों पेपर बहुत सटीकता से देखा है, मुझे लग रहा है कि दोनों पेपर लगभग बराबर है। तो एक आध क्वेश्चन में, एक आधा क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन, इतने ही जो है फर्क पड़ सकता है, किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट को ही आधार बनाया जाता है, तो ईजी शिफ्ट को, तो हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं, 1-2 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो 2 लाख से ज़्यादा कम से कम यहाँ पे आवेदन आएंगे, और उसमें से जितने भी लोग आवेदन नहीं करेंगे वो माइनस होते जाएंगे, और 2 लाख में से जो इनको चाहिए 1,20,000 वो उनको मिल जाएंगे, मोर देन 2 लैक्स। तो अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे फाइनली कि जिनके भी जो जनरल कैटेगरी में है, जिनके भी यहाँ पे 55 से लेकर के 60 के बीच में है, ठीक है, एक रेंज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देखिए सटीक तो नहीं बताया जा सकता है, बट एक रेंज है, और मुझे लग रहा है कि 100% इसी रेंज में ये, अगर आपके मार्क्स, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लेखपाल भर्ती के लिए आप 100% आवेदन कर पाएंगे। आपके नंबर 55 हो, 56 हो, 57 हो, 58 हो, 59, 60 हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 60+ वाले तो किसी को सोचना है नहीं किसी भी कैटेगरी में। EWS में मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस का फायदा मिल सकता है। 53 से लेकर के 57 तक अगर आप हैं EWS कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। OBC में देखिए 54 से लेकर के 60 तक, क्योंकि देखिए OBC के कट ऑफ बच्चे ज़्यादा होने लगे हैं। आप देखेंगे ना, एज कंपेरिजन करेंगे अगर आप, तो सबसे ज़्यादा आवेदन OBC कैटेगरी में अब आने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 54 मान लीजिए आप, इससे नीचे तो चांस कम लग रहे हैं। बाकी साथियों 50+ वाले सभी लोग लेखपाल की तैयारी करते रहिए, किसी भी, आप जनरल हो चाहे OBC हो, भगवान का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेके छोड़ दीजिए भगवान के हाथ में, जो होना होगा देखा जाएगा। मान लीजिए आपके 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और आपने सोचा कि मेरा तो होना नहीं जो कट ऑफ बता रहे हैं सर, आप तैयारी करना छोड़ दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 50 के ऊपर है, सभी लोग तैयारी करिए।
50 के नीचे वाले हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आप भी तैयारी करते रहो, ठीक है। ये एग्ज़ाम यहाँ मौका मिला मिला, नहीं मिला किसी और एग्ज़ाम हम कहीं पे और हम अटेम्प्ट करेंगे। पढ़ाई और तैयारी कभी ख़राब नहीं जाती है। एससी कैटेगरी में दोस्तों तो आराम से जो है 50+ अगर आपका है तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहिए। एसटी या फिर जो विशेष आरक्षित वर्ग है तो आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस का और फ़ायदा 100% मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जो है सेफ स्कोर, कट ऑफ वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान या चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तुरंत। CCC तुरंत कर लीजिए जिनके पास ना हो, और जिनके पास हो तो आप डिगी लाकर में एक बार डाउनलोड करके ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैं छोटा छोटा ये प्रैक्टिस सेट से बनाऊंगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोग जरूर डेली आप उसे रेगुलर देखा करिए, वॉच किया करिए। मैं बिल्कुल आप सभी को मतलब आश्वस्त कर रहा हूँ, और अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दी तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप लेखपाल बनेंगे, या जो भी आने वाली भर्तियों में आप एलिजिबल जहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे पीईटी के बाद, या अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह के लिए आपके लिए फ़ायदा करेगा, और बिल्कुल फ्री आप कास्ट रहेंगे। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और अदर यूट्यूब चैनल या जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल सकते हैं ना, आप वहाँ से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा सा आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखा करेंगे ताकि आपका कम समय कम लगे और आप लोग लेक्चर्स जो है जल्दी देख पाएँ, ठीक है साथियों। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो, या फिर अगर आपको आंसर की चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पेज पे या फिर ग्रुप में UPSSC का पेज भी है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक और फॉलो भी कर लीजिएगा पेज को, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा दोनों ही शिफ्ट के सभी सीरीज के आंसर की, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।